बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब का आज का जलसा इतना नाकाम क्यों था? मतलब ये कि आज 3 जलसे थे और 3 जलसों में वो, अगर आप अददी देखें, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वो एक तस्वीर भी निकाली हुई है, वो जो जलसे की थी, आज की बाग की जलसे की। वहाँ अगर कंपैरिजन आप करें कि मरियम का किस तरह का था, आसफा भुट्टो का किस तरह था, तो आपको नज़र आता है कि ये एक बड़ा ही नाकाम किस्म का जलसा था। ये नाकामी क्यों आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में, या वो इतनी क्या पॉपुलर थे, वाकई थे भी कि नहीं थे, और फिर वो भरम सारे जो खुले वो किस तरह खुले, ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा। और जन्नत मिर्ज़ा अल मारूफ जो टिकटॉकर हैं, बड़ी मारूफ, वो सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब की हिमायत में आ गई हैं मैदान में। ये 2-3 बातें ये आपसे शेयर करनी है। पहले तो सुन लें कि, और इसी वजह से ये जो नाकामियाँ हैं इसी वजह से हैं कि आप 100 दिन के प्लान अगर देखें, इमरान खान साहब की 25 साल जिद्दोजहद, 22 पिछले थे, 3 ईयर डाल लिए, 22 जिद्दोजहद के थे इक़्तिदार हासिल करने के लिए। जब इक़्तिदार मिल गया तो 3 सालों में उन 22 सालों के ऊपर इमरान खान साहब ने पानी नहीं फेरा। दरिया, मतलब वो कह ले कि दरिया का मुंह उस तरफ को मोड़ दिया है, वो सारा कुछ बहा के ले गया उनका। तो अब मामला ये है कि हुकूमत जो होती है वो तो होती है कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, उसको जज उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही किया जा सकता है। तो ये जो जलसे होते हैं ये एक टेस्टर होते हैं कि टेस्टर लगा के देखें कि यार ये जो जलसे में लोगों की तादाद कम है, ये क्यों तादाद कम है। जाहिर है कि ये अगेन वही बात कि कारकर्दगी की बुनियाद पर कम है। कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी ये है कि बिजली आपके पास पूरी थी, बिजली अब नहीं है। आटा 100 रुपये तक पहुंच चुका है। मतलब ये कि हर चीज़ में बतदरीज जो है कीमतों में इजाफा, महंगाई में इजाफा, और जिस चीज़ को जहाँ पर वो छोड़ के गई थी पिछली हुकूमत, उससे डबल ट्रिपल कीमतें हर चीज़ की। तो ये तो गया एक सेक्टर। अब दूसरा मामला ये है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो फिर आप सवाल करते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि पाइन ये हुकूमत कर क्या रही है, इस हुकूमत ने क्या करना है। अब सवाल ये है, या ये इन्हीं वजह से इन हालों में पहुंची है। मिसाल के तौर पर कि जब आपकी पार्टी का एक बड़ा मुतहरक आदमी जिसको आपने सदर बनाया हो, वो जनाब मुल्क के हालात ये हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, महंगाई यूँ बढ़ रही है, और आपका जो सदर है वो टिकटॉक ज्वाइन कर रहा हो या ज्वाइन कर चुके हों। तो इतला ये है, ये ख़बर है मेरे पास कि जनाब सदर आरिफ अली ने वीडियो शेयर लिंक जो है आप ऐप जो है टिकटॉक ज्वाइन कर ली है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर सदर पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से टिकटॉक ज्वाइन करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। ट्विटर से जारी पैगाम में उन्होंने ये कहा कि नौजवानों में मुस्बत सोच और जज्बा बढ़ाने के लिए वीडियो शेयर की जाएंगी इस अकाउंट से। अब ट्विटर जो है उसके ऊपर तो सीरियस कंटेंट ज़रा बहुत हल्का फुल्का होता ही नहीं। 98% जो होता है वो शुगल होता है, वो डब स्मैश टाइप एक होती थी, उसी को उन्होंने कन्वर्ट किया कि कोई गाना चला रहा है, कोई लतीफ़े सुना रहा है, कोई जनाब यूँ चल के दिखा रहा है। तो मतलब ये कि अब हमारे सदर के पास बड़ा टाइम होता है, तो लेकिन सदर साहब ये नहीं जानते कि टिकटॉक के पीछे खासा प्रेशर भी है, और अदालतें भी कभी कभी पेशावर के हाई कोर्ट की तरफ से पाबंदी लग जाती है, कहीं से लग जाती है। तो जो जन्नत मिर्ज़ा साहबा हैं उन्होंने आज एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि यार कि ठीक है, ये आप जो बातें करते हैं टिकटॉक के ऊपर, मतलब वो टिकटॉकर ही है ना, वो उसी से मशहूर है। आप उसको बंद करने की, हर दूसरे दिन पाबंदी लगाने की बात करते हैं, तो फिर ये जो होते हैं कैट वॉक्स जो होती हैं, क्या इनको कहते हैं जी, क्या कहते हैं, फैशन शोज़, और फिर उसमें वो कहती है किस तरह के स्किन टाइट कपड़े पहने होते हैं, किस तरह की वल्गैरिटी होती है, डांस हो रहे होते हैं। फिर इसी तरह जो अवार्ड शोज़ होते हैं उनमें क्या क्या कुछ हो रहा होता है। पिछले दिनों हम टीवी ने किया था अवार्ड शो अपना, तो वो यूँ लग रहा था जिस तरह हॉलीवुड की अदाकारें हैं वहाँ पर, वो नीम बरहना उनके लिबास थे, और मेरा ख्याल है मेरी नज़र से नहीं गुजरा सार अब्बासी साहब का कोई ट्वीट उस पर, लेकिन मतलब वो कहती हैं कि फिर उस पर भी पाबंदी लगाएं, टिकटॉक से तो ज़्यादा वाहियाती वहाँ पे होती है। तो बेसिकली वो एक तरह से हमारे जो सदर ममलिकत हैं उनको ये सपोर्ट कर रही हैं कि भाई नवे आए थे पाबंदी लगनी शुरू होगी। दूसरी बात कि ये कारकर्दगी हुकूमत क्यों नहीं दिखा सकी, भाइन
इंटेंशंस क्या होती हैं। सवाल ये है, मतलब अगर आपकी इंटेंशन ये है कि इस मुल्क का या पार्टी का जो एक अहम आदमी और मुल्क का सदर है उसकी सारी तवज्जो है कि वो सारा दिन बैठ के टिकटॉक ही देखता रहता है ना, टिकटॉक टाइम किल कर रहा है बैठ के कि यार कि अच्छा जी मैं हूँ, मतलब तो इसीलिए वो फिर एक तहरुक पैदा होता है यार मैं भी कोई टिकटॉक वाली बनावा वीडियो शीडियो। अच्छा, फिर दूसरा आ जाए कि तरकीब क्या है, कि मतलब इस हुकूमत के जो सरखेल हैं, एक की तो आपको पता चल गया, बाकियों के शुगल क्या हैं। मुराद सईद साहब के जो शुगल शगाल हैं वो उनके ऊपर जो गाहे बगाहे पार्लियामेंट हाउस के अंदर बड़े ढके छुपे अल्फाज में लगे लिपटे अंदाज में जो हैं पटेल साहब, अब्दुल कादिर पटेल साहब, वो वहाँ पर तकरीर करते हैं और फिर जिस ज़ुमानी अंदाज में वो मुराद सईद साहब को लताड़ना शुरू करते हैं या उनको मतलब टारगेट करते हैं, तो इसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं। और वो ये इसके पीछे ये है कि इस हुकूमत में जो शामिल लोग हैं उनकी तरजीहात क्या है, मतलब कि वो जिसको कहते हैं कि अपना सेल्फ इंजॉयमेंट से आगे अभी तक बात नहीं बढ़ सकी। मतलब मुल्क कौम का किसी ने क्या सोचना है, इनके तो जनाब वही होते हैं कि उत्थे इंजॉय कर लो। मतलब इस दौर में हरीम शाह साहबा जो हैं वो जितनी मकबूल हुई हैं, जिन उनकी दस्तरस बिला वजह नहीं हो गई, कभी वो किसी वज़ीर के पास होती हैं, कभी वो किसी पार्टी के अहदेदार के पास होती हैं, कभी वो कवि साहब के पास होती हैं, कभी कहीं पे होती हैं। तो बेसिकली किस कमाश का टोला है जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा है, या किस कमाश का टोला है जो, मैं नहीं कहता कि वो मुसल्लत किया गया है या वो झूठे सज्जे वोट उनके दिलवाए गए हैं, मैं कहता हूँ कि जी वो 100% दुरुस्त वोट ही लेके आए होंगे। तो फिर किस टाइप के ये लोग हैं। रेहान खान साहब की किताब जो है उसका अभी तक इमरान खान साहब ने ना कोई तरदीद की है, ना उसके ख़िलाफ़ कोई उन्होंने दावा किया है। हालांकि दावा हो सकता था लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उनकी अहलिया रही हैं, बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उनके नॉलेज में भी होगी जो उन्होंने तो लिख दी। हो सकता है कि जो उन्होंने लिखा है पैरी पक्की लिखा है और वो सबूत भी उनके पास हो। और उन जो किताब में जो तज़किरे हैं वो किसी स्टेट्समैन के नहीं हो सकते। वो जिस तरह करके उनकी जो तरजीहात हैं कि यार के अपने आप को किस तरह करके, मैंने मेरा मतलब है कि इंजॉय करना है, क्या क्या किस किस चैनल से इंजॉय करना है। वैसे भी जो लोग इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस जिनके चक्कर लगते हैं वहाँ पर वो जो ज़र्क बर्क लिबासों में जो होते हैं लोग, परी जमाल जिसको कहते हैं लोग, वो वहाँ पर उनका इन दिनों आना जाना बहुत पाया जाता है। तो मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं लगाता, कोई हो सकता है अपने काम के लिए सिलसिले में आया हो, लेकिन ये रौनकें पहले क्यों नहीं थी। इस मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उसमें एक ख़ातून भी वज़ीर-ए-आज़म रही है, बेनज़ीर भुट्टो। तो तब भी वो जो एक डेकोरम होता है ना वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का, मैं किसी की यानी मैं कमतरी की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर एक ख़ातून की अमलदारी ज़्यादा हो वहाँ पर का माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है ना। उमूमन वज़ीर-ए-आज़म बूढ़े ठहरे लोग होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो 34 ईयर्स की उम्र में वज़ीर-ए-आज़म बन गई थी। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब का जो किरदार था वो बताता है कि सीरियसनेस क्या होती है। और इमरान खान साहब 64 के 65 साल की उम्र में वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। तो जो रौनकें हैं, जो रंगीनियाँ हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस की, वो लोग जो हैं वो विटनेस करते हैं, उसको देखते हैं और फिर बाहर आके बताते भी हैं कि बस वो दिल में बस कुछ दिल थाम लेने को जी करता है कि बस सुन गया, अब गया या अब गया। फिर इसी तरह गंडापुर साहब की जो तरजीहात है वो क्या है, वो तो भले दिनों में भी जब वो अपोजिशन में होते थे तो उनको वो शहद की ज़रूरत रहती थी, शहद उनकी गाड़ी से निकल आता था, पकड़ा जाता था, पिए। शहद अच्छी चीज़ है, खाना पीना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि तरजीहात आपकी क्या है। मैं सिर्फ ये पॉइंट आपको मेक करना चाह रहा हूँ। और फिर जिसको आप कहते हैं कि मतलब और भी बड़े करैक्टर हैं, बजाते खुद इमरान खान साहब वाली जो बात है उस पर मतलब वो बहुत से लोग कहते हैं कि शायद कुछ मेरे अंदर वो हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं वो बातें जो हैं वो आपके सामने वो पेश करूं, जिस तरह की कहानियां जो हैं वो लोग बयान करते हैं और इमरान खान साहब की खामोशी और आंखें बंद करने की जो वजूहात बताते हैं कि वो जो हर चीज़ आ रही है और चल रही है जा रही है, कोई रोक टोक ही नहीं। सिर्फ रोक टोक कहाँ पे है
कि यार कि वो अपोजिशन को किस तरह करके मैंने टेंशन दे के रखनी है, और क्योंकि मुझे लाया ही इस काम के लिए गया है कि मैंने अपोजिशन को ही बस रोक थाम के रखना है। ये क्योंकि उनकी गारंटी ही इसी में है, उनका जो इक़्तिदार है उसकी वो ज़मानत है। जब तक अपोजिशन को वो तुन के रखेंगे तो उनका इक़्तिदार चलता रहेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये है कि और दीगर मामलात में जहाँ पर उनको बोलना चाहिए वो वहाँ पर भी नहीं बोलते। तो उसके पीछे वो जो कहानियाँ लोग सुनाते हैं वो भी बड़ी अजीबोगरीब सी हैं, और वो कहानियाँ जो रेहाम खान साहब ने बयान की हैं अपनी किताब में, वो उनसे भी ज़्यादा खौफनाक बताई जाती हैं। तो इन हालात में होता ये है कि जब प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है कि आपकी तरजीहात वो हैं ही नहीं जो मुल्क व कौम के लिए हों। तरजीहात ये हैं वो जो मैंने आपको बता दी हैं, बड़े नपे तुले अल्फाज में, और बड़े जिसको आप कहते हैं कि तहज़ीब और तमीज़ के दायरे में रह के मैंने आपको ये बता दी हैं, वरना बातें इससे भी ज़्यादा खौफनाक हैं जो बताई जा सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो नहीं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि तरजीहात जब ये होगी तो फिर आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे, आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जब आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो फिर आप पर दबाव बढ़ेगा। जब दबाव बढ़ेगा तो फिर लोग जो है नाराज़ भी होंगे, आपके जलसे भी वीरान होंगे, और लोग जो हैं वो फिर आपको वोट भी नहीं देंगे। 12 बताए जाते हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 12 हलकों में, कौमी और सूबाई असम्बली में, उसमें सिर्फ 2 नशिस्तें जो हैं वो PTI जीत सकी है। बाकी 10 की 10 जो है वो कुछ उनमें से नून लीग जीती, पीपल्स पार्टी जीती, मतलब बाकी उनके जो मुखालफिन हैं वो जीते। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पाए। डिलीवर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो डिलीवर करना चाहते ही नहीं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनकी तरजीहात में ये शामिल ही नहीं है। तरजीहात ये हैं कि पहली तो आखिरी बार ही आए हैं, अब तो वो कुछ लोगों का प्लान है ना कि नहीं अगली 10 साल भी अड्डियाँ मौजां सानू किने ला देनियां ने, तो लिहाजा मौजां लगियां ने, मौजां लाई रखी। मतलब वो इस तरह की बातें जो लोग करते हैं, तो वो तो एक अलग सी बात है। लेकिन खान साहब को पता है, इनकी पूरी टीम को पता है अगली बारी साड़ी कोई नहीं, तो लिहाजा मतलब मौजां करो। तो वो मौजें कर रहे हैं, और मौजों के नताइज जो हैं वो बरामद होना शुरू हो गए हैं। पहले तो 10 सीटें गई उनकी 12 ज़िमनी इंतखाबात में से, अब ये 45 में से अब पता नहीं कितनी इनके हिस्से में आती हैं, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो है वो शायद वोट चोरी ना हो सके, क्योंकि जिन्होंने वोट चोरी करने के इरादे थे, जिनके उनके जो मिशन थे, जो उनके इरादे थे, जो उनकी मनसूबाबंदियाँ थी, उनके आगे जनरल बाजवा साहब आके खड़े हो गए हैं सीना तान के। तो ये इमरान खान साहब के लिए बुरी खबरें हैं। और आज उनका जो कॉन्फिडेंस शेल्टर था, जिस तरह करके उन्होंने तकरीर की, और जो वीरानी थी जलसे के अंदर, वो मेरा ख्याल है कि सब कुछ बता रही है कि आने वाला नक्शा क्या होगा। तो एक ऐसी हुकूमत जिसकी पहली तरजीह है कि टिक टाक बनाएं और टिक टाकरों के साथ हमारे तल्लुकात हों, और कभी गवर्नर हाउस में टिक टाकर पाए जा रहे हों, कभी जनाब अब टिक टाकर ना मेरे खिलाफ हो जान, होंदे ने तो होने यार। लेकिन ये कि गवर्नमेंट की ये तरजीहात नहीं होती। जो तरजीहात हमारी गवर्नमेंट की और इसमें शामिल लोगों की है, वो इमरान खान से लेके जनाब आरिफ अलवी साहब तक, और आरिफ अलवी साहब से लेके जनाब शेख रशीद तक, और शेख रशीद साहब की वीडियोज़ आई हैं ना नोट शोट गिनने दी, तो शेख रशीद साहब से लेके मुराद सईद साहब तक हर तरफ एक ही आलम है कि मौजां करो। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।